और तो चलिए आज मिले स्रोतों पर एक गहरी नजर डालते हैं। आज तारीख है 13 फरवरी 2026 और कल बांग्लादेश में जो आम चुनाव हुए हैं उनके नतीजों ने मतलब सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाँ, इसे सिर्फ एक चुनाव कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक राजनीतिक भूचाल है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक विस्तृत विकिपीडिया लेख है, अल जजीरा का एक विश्लेषण भी है और कुछ और खबरें भी हैं। तो हमारा मिशन यही समझना है कि 15 साल का एक मजबूत शासन आखिर खत्म हुआ कैसे। और ये समझना भी कि ये नई सरकार बांग्लादेश को अब कहाँ ले जाएगी, क्योंकि ये शेख हसीना के युग के अंत के बाद पहला चुनाव है। और इसकी नींव रखी गई थी जुलाई क्रांति में। जी, जिसे देश के युवाओं ने मतलब जेनजी ने लीड किया था। इसीलिए कई लोग इसे दुनिया का पहला जेनजी प्रेरित चुनाव कह रहे हैं। जेन जी प्रेरित चुनाव, ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसका मतलब है कि राजनीति करने का तरीका, सरकार की जवाबदेही सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। अब नीतियां सिर्फ संसद में नहीं बल्कि हर युवा के स्मार्टफोन पर, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर परखी जाएंगी। पारदर्शिता की मांग अब पहले से कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, नतीजों की। किसने जीता और कितने बड़े अंतर से, ये भूचाल आंकड़ों में कैसा दिखता है? नतीजे वाकई जबरदस्त हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, बीएनपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 298 में से 212 सीटें जीती हैं। 212, ये तो 2/3 बहुमत है। जी बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि तारिक रहमान, जो 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में लौटे हैं, वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, जिसे 68 सीटें मिली। हाँ, तो एक तरह से ये दो ध्रुवीय मुकाबला था, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग तो वो मैदान में ही नहीं थी। तो एक तरफ 15 साल पुरानी सरकार चुनाव से बाहर है और दूसरी तरफ एक 17 साल से निर्वासित नेता प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। ये समीकरण रातों रात तो नहीं बदला होगा। इस भूचाल की नींव कहाँ और कैसे रखी गई? देखिए, इसकी कहानी 2024 में शुरू होती है। तब सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। अच्छा, ये कोटा सिस्टम वाला हाँ, आंदोलन। हाँ, शुरू में ये सिर्फ एक पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन ये बहुत जल्द शेख हसीना सरकार के खिलाफ एक बड़े असहयोग आंदोलन में बदल गया। युवाओं का गुस्सा सिर्फ कोटा पर नहीं था, बल्कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब पर था। बिल्कुल, और सरकार के दमनकारी रवैये पर भी। और 5 अगस्त 2024 को हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। और इसके बाद सत्ता में आई एक अंतरिम सरकार। जी, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, जिसका मुख्य काम था एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और इसी दौरान अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उन पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप थे, राइट? हाँ, बेहद गंभीर आरोप। नवंबर 2025 में तो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। अच्छा, तो इसी फैसले के बाद उनकी पार्टी को चुनाव से बाहर कर दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु। हाँ, 30 दिसंबर 2025 को। तो एक तरह से बांग्लादेश की पुरानी पीढ़ी की राजनीति का एक पूरा अध्याय ही समाप्त हो गया। और एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया जिसे भरने के लिए ये चुनाव लड़ा गया। तो इस बार मुद्दे क्या थे? वोटर क्या चाहते थे? हमारे स्रोतों के अनुसार 3 मुख्य मुद्दे थे: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली। ये तो क्लासिक मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन इस बार इन्हें आवाज देने वाली पीढ़ी नई थी। लगभग 12.7 करोड़ वोटरों में से 44% 37 साल से कम उम्र के थे। ये वही युवा थे जिन्होंने जुलाई क्रांति को सफल बनाया था। और एक और बड़ा मुद्दा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। जी, ये थोड़ा तकनीकी लगता है। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों था? इसका सीधा सा मतलब है कि जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले, संसद में उसे लगभग उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलें। अभी तो वहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। मतलब जो जीता वो सब ले गया। बिल्कुल। तो छोटी पार्टियों का तर्क था कि इस नए सिस्टम से उनकी आवाज भी सुनी जाएगी, जो अभी के सिस्टम में खो जाती है। तो इन मुद्दों और युवा वोटरों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने क्या वादे किए? बीएनपी से शुरू करते हैं। तो बीएनपी ने खुद को एक मध्यमार्गी और उदारवादी पार्टी के रूप में पेश किया। उनके घोषणा पत्र में 3 बड़े वादे थे। एक, 40 लाख परिवारों के लिए फैमिली कार्ड, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। हाँ। दूसरा, किसानों के लिए फार्मर कार्ड, जिससे रियायती दर पर सेवाएं मिले। और तीसरा, सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी वादा, 18 महीनों में 1 करोड़ नौकरियां।
1 करोड़ नौकरियां। ये वादा सुनने में तो बहुत आकर्षक है, पर क्या ये हकीकत में मुमकिन है? मतलब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या हमारे स्रोतों में इस पर कोई विश्लेषण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोतों में इस वादे को बीएनपी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये आंकड़ा हासिल करना लगभग असंभव है। तो फिर ये वादा क्यों? ये एक राजनीतिक संदेश था। ये दिखाता है कि बीएनपी समझ गई थी कि युवा वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगारी है, भले ही आर्थिक रूप से कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और जमाते इस्लामी, उन्होंने खुद को कैसे पेश किया? जमात इस्लामी ने खुद को जुलाई क्रांति का एक तरह से संरक्षक बताया। उनके वादे आर्थिक सुधारों पर केंद्रित थे, जैसे ब्याज मुक्त कर्ज, टैक्स में कटौती। और युवाओं को ट्रेनिंग देना। हाँ, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। यहाँ एक और दिलचस्प खिलाड़ी था, नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी। ये तो क्रांति से निकली हुई नई पार्टी है। जी, छात्र नेताओं द्वारा बनाई गई। लेकिन उनके गठबंधन पर काफी विवाद हुआ। हाँ, एनसीपी का सबसे बड़ा एजेंडा था एक नया संविधान बनाना, लेकिन उन्होंने चुनाव के लिए जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन कर लिया। इस पर बहुत सवाल उठे। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक तरफ सेक्युलर छात्र नेता और दूसरी तरफ जमात जैसी एक मजहबी पार्टी। ये गठबंधन बना कैसे? क्या ये सिर्फ सत्ता पाने का एक समझौता था? बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक ये एक रणनीतिक गठबंधन था। एनसीपी के पास जमीनी स्तर पर संगठन की कमी थी, जबकि जमात का कैडर बहुत मजबूत है। अच्छा। और वहीं जमात को अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने के लिए क्रांति के युवा चेहरों की जरूरत थी। तो एक तरह से राजनीतिक जरूरत का गठबंधन था। जिस पर कई सेक्युलर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति भी जताई। जी, कि ये क्रांति की मूल भावना के खिलाफ है। तो ये तो हुई वादों और गठबंधनों की बात। अब आते हैं वोटिंग के दिन पर। चुनाव प्रक्रिया कैसी रही? क्या सब कुछ शांति से हुआ? ज्यादातर जगहों पे मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण और त्योहार जैसा बताया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट में यही कहा गया है। सुबह में वोटिंग थोड़ी धीमी थी, पर दिन चढ़ते चढ़ते तेजी आई। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल के नीचे एक गहरा तनाव भी था, हाँ, तनाव था। और ये तनाव था बीएनपी और जमात के बीच। जो कभी हसीना के खिलाफ एक साथ थे। हाँ, पर अब सत्ता के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। बीएनपी ने कहा कि जमात ने ढाका में फर्जी वोट डलवाने के लिए बाहर से लोग बुलाए। और जमात ने बीएनपी पर हिंसा का आरोप लगाया। जी, और वोटरों को धमकाने का भी। चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से नकदी और हथियार भी मिले थे। तो मतलब जो क्रांति के साथी थे, वे चुनाव में दुश्मन बन गए। विश्वास का संकट दोनों तरफ था। इस चुनाव के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, एक जनमत संग्रह। वो क्या था? हाँ, जुलाई चार्टर पर एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी हुआ। ये चार्टर असल में जुलाई क्रांति के बाद प्रस्तावित सुधारों का एक पैकेज है। क्रांति का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। बिल्कुल सही। युवाओं का मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, वो सिस्टम के डीएनए को ही बदलना चाहते थे। ताकि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। जी, इसमें कई बड़े बदलाव शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 बार तक सीमित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करना। और एक द्विसदनीय विधायिका बनाने का प्रस्ताव। मतलब संसद में 2 सदन, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा हैं। बिल्कुल वैसा ही। मकसद यही है कि सत्ता किसी एक सदन या एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो। तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यक्ति प्रूफ हो, ताकि भविष्य में कोई और शेख हसीना न बन पाए। और लोगों का फैसला क्या रहा इस पर? लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन किया। लगभग 68% वोटरों ने चार्टर के पक्ष में हाँ में वोट दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहते थे, वो पूरे सिस्टम में एक बुनियादी सुधार चाहते हैं। जी, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी नतीजा है। इस बड़ी जीत और इन सुधारों पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही, खासकर भारत की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, कई देशों ने तारक रहमान को जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने तो रहमान से फोन पर बात भी की और शांति और सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत के शेख हसीना सरकार के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे। हाँ, और अब नई दिल्ली को एक नई सरकार के साथ काम करना होगा। और ये टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ पड़ोस में इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत अपनी वैश्विक भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सही कहा। आज ही 13 फरवरी को पीएम मोदी ने ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि भारत वैश्विक विकास का एक प्रमुख चालक होगा और दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है।
और ये सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है। नहीं, कल यानी 14 फरवरी को पीएम मोदी असम जा रहे हैं, जहां वो एक नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। तो एक ही समय में 3 चीजें हो रही हैं। पड़ोस में बदलाव को संभालना, वैश्विक मंच पर नेतृत्व का दावा करना और अपनी रणनीतिक तैयारी को मजबूत करना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस में हो रहे बदलावों के बीच अपनी बड़ी भूमिका को लेकर कितना सजग है। ठीक है, तो बांग्लादेश में एक नई सरकार है, भारत अपनी बड़ी रणनीतिक तस्वीर पर काम कर रहा है। और जब बांग्लादेश की राजनीतिक पिच पर इतना बड़ा उलटफेर हो रहा था, तो संयोग से क्रिकेट की पिच पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, ये एक दिलचस्प संयोग है। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर सबको चौंका दिया है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक ये टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट है। कभी-कभी खेल भी राजनीति की ही तरह अप्रत्याशित हो जाता है। वाकई। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश एक नए और अनिश्चित राजनीतिक युग में प्रवेश कर चुका है। एक युवा पीढ़ी ने क्रांति के जरिए बदलाव तो ला दिया, लेकिन अब बीएनपी की सरकार पर उन उम्मीदों को पूरा करने का भारी, शायद अकल्पनीय दबाव है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है, जो हमारे स्रोतों से भी निकल कर आती है, नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? वे उन युवाओं की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे, जिन्होंने उन्हें सत्ता में पहुंचाया? खासकर 1 करोड़ नौकरियों के उस पहाड़ जैसे वादे को। जी। और वे भारत के साथ अपने जटिल संबंधों को कैसे संभालेंगे, खासकर जब उनकी सहयोगी जमात इस्लामी को पारंपरिक रूप से भारत विरोधी माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शेख हसीना की अवामी लीग, जिसके लाखों समर्थक अभी भी देश में मौजूद हैं, क्या वो एक शांतिपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाएगी या फिर सड़कों पर उतरेगी? सही कहा। क्रांति करना एक बात है और क्रांति से मिली सत्ता को चलाना बिल्कुल दूसरी। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है।